तो अगर आपको कोई ये बोले कि यहाँ से रसायन शास्त्र की किताब निकाल करके बताइए, आप केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मान लीजिए यहाँ से खोजनी है, तो यहाँ पर सारी किताबें अस्त व्यस्त से पड़ी हुई है और व्यवस्थित रूप से जमी हुई नहीं है, तो यहाँ से किताब को निकालने में हमें बहुत कठिनाई आएगी। अगर बुक्स कुछ इस तरह से व्यवस्थित रूप से जमी हुई रहेगी, देखिए अलग अलग यहाँ पर कंपार्टमेंट बने हुए हैं, यहाँ पर हिस्ट्री की किताब है, यहाँ पर सोशल साइंस की है, यहाँ पर केमिस्ट्री की किताबें रखी हुई है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर से केमिस्ट्री की किताब को उठा सकते हैं। तो अगर हम किसी भी चीजों को व्यवस्थित रूप से जमा दें तो हमारे लिए यह आसान हो जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी हुई है। कहने का अर्थ यह है कि अगर चीजों को वर्गीकृत कर दिया जाए तो उन्हें पहचानना आसान हो जाता है। इसी तरह से तत्वों की भी बात है कि हमारे पास लगभग 118 तत्व उपस्थित है और इतने सारे तत्वों का अध्ययन करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि उन तत्वों के गुण अलग अलग हुआ करते हैं। तो हम तत्वों को अगर वर्गीकृत कर दें, जिसमें कि एक समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रख दें, तो उनके अध्ययन को करना आसान हो जाता है। इसलिए तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है। अलग अलग वैज्ञानिक लोगों ने तत्वों को वर्गीकृत करने की कोशिश की, जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारे डोबर्नियर। डोबर्नियर ने त्रिक का नियम दिया। इन्होंने त्रिक का निर्माण किया। त्रिक का मतलब है 3 तत्वों का समूह, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम। इस तरह से 3 तत्वों का समूह बनाया। कुछ इस तरह से इन्होंने समूह बनाया कि हम अगर ऊपर वाले तत्व लिथियम और नीचे वाले तत्व पोटासियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत निकालें तो मध्य वाले तत्व यानी कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ तत्वों का इन्होंने त्रिक बनाया, लेकिन सभी तत्वों को यह त्रिक में वर्गीकृत नहीं कर पाए। तो इनके आगे यहाँ पर हम बात करेंगे न्यूलैंड के अष्टक नियम की। न्यूलैंड ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जमाया, और जब हम यहाँ पर पहले और 8वें तत्व की बात करें, जैसे लिथियम से हम स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिथियम के बाद में 8वां जो तत्व आ रहा है वो सोडियम आ रहा है। बेरिलियम से अगर हम गिनना चालू करेंगे तो 8वां तत्व मैग्नीशियम आएगा। तो पहले और 8वें तत्व के जो गुण होते हैं वो समान होते हैं। उसी तरह से जिस तरह से जो म्यूजिक के नोट्स होते हैं, जो सुर होते हैं, सारे गामा पाधा निसा, तो पहला सुर और 8वां सुर जो है वो समान होता है। इसीलिए इसको अष्टक नियम या लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला गया। यह लॉ ऑफ ऑक्टेव या अष्टक नियम सिर्फ कैल्शियम तक मान्य था। इसके आगे के तत्वों में यह काम नहीं कर रहा था। न्यूलैंड के बाद में मेंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण किया, और यह वर्गीकरण बहुत ही अच्छा वर्गीकरण उस समय पर माना गया, और इसी कारण से मेंडलीव को आवर्त सारणी का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने एक सारणी बनाई जिसमें कि 7 क्षैतिज पंक्तियां थी, जिन्हें हम आवर्त कहा करते हैं या पीरियड कहा करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, कुछ इस तरह से यह 7 क्षैतिज पंक्तियां यहाँ पर थी, और 8 जो है ऊर्ध्वाधर स्तंभ यहाँ पर थे, ग्रुप्स थे। ये पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और यह 8वां ग्रुप। तो सारणी के रूप में तत्वों को वर्गीकृत करने वाले मेंडलीव पहले वैज्ञानिक थे। मेंडलीव ने एक आवर्त नियम दिया, जिसमें कहा गया कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। कहने का अर्थ है, जब हम परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को जमा देते हैं तो एक समय अंतराल के बाद में जो गुण हैं वह रिपीट होने लगते हैं, मतलब एक समान वाले तत्व आने लगते हैं। मेंडलीव ने कुछ तत्वों की भविष्यवाणी भी कर दी और उनके लिए अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिए। जैसे एल्यूमिनियम के नीचे उन्होंने बोल दिया कि एक तत्व आएगा भविष्य में, उसकी खोज होगी, जिसकी रासायनिक और भौतिक गुण उन्होंने बता दिए। उन्होंने तत्व के गुणों की भी भविष्यवाणी कर दी कि उसके ये गुण होंगे, और एल्यूमिनियम के नीचे उन्होंने स्थान छोड़ा और उस तत्व का नाम उन्होंने दे दिया एका एल्यूमिनियम, जिसे आज हम गैलियम के नाम से जानते हैं। इसी तरह से सिलिकॉन के नीचे भी यहाँ पर उन्होंने एक रिक्त स्थान छोड़ा और उसको नाम दिया था उन्होंने एका सिलिकॉन, जिसे हम आज जर्मेनियम के नाम से जानते हैं। मेंडलीव ने कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का करेक्शन भी किया, सही भी किया उन्हें, और अपनी आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान प्रदान किया। जैसे बेरिलियम का द्रव्यमान उन्होंने सही किया था। लेकिन इसी के साथ मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्याएं भी है,
कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि हाइड्रोजन की जो स्थिति थी वह निश्चित नहीं थी। इसके अलावा जब हम यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान को देखते हैं तो कहीं कहीं पर परमाणु द्रव्यमान के मानों में अनिश्चितताएं आपको देखने को मिलेगी। जैसे मेंडलीव ने परमाणुओं को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जमाया था, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखें जैसे टेल्यूरियम, यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान 128 है और उसके बाद में आयोडीन 127, मतलब कम द्रव्यमान वाला तत्व आ गया। परमाणु द्रव्यमान बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कम परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व उन्होंने रख दिया। उसी तरह से आप कोबाल्ट और निकल में भी देख सकते हैं। कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान 58.9 है और उसके बाद में कम परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व आ गया। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसकी कुछ लिमिटेशंस, कुछ उसके खामियां, कुछ उसके ड्रॉबैक्स थे। जैसे हाइड्रोजन की स्थिति को मेंडलीव नहीं समझा पाए, कुछ तत्वों के द्रव्यमान के क्रम में अनिश्चितताएं थी और समस्थानिकों की स्थिति को भी वह सही रूप से नहीं समझा पाए, इसकी व्याख्या भी नहीं कर पाए। सिर्फ एक ही स्थिति मेंडलीव की आवर्त सारणी में थी। आगे बढ़ते हैं और मोज़ली के प्रयोग के बारे में समझते हैं। मोज़ली ने एक एक्सपेरिमेंट किया, धातु की सतह पर फास्ट इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड किया। जब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से टकराते हैं तो यहाँ से एक्स तरंगे निकलती है। इन एक्स तरंगों की आवृत्ति को मोज़ले ने परमाणु क्रमांक के साथ में प्लॉट किया और एक आरेख तैयार किया जो कि हमें स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा के रूप में दिखाई देता है। कहने का अर्थ यह है कि एक्स तरंगों की जो आवृत्ति है वो परमाणु द्रव्यमान पे नहीं, जबकि परमाणु क्रमांक के ऊपर निर्भर कर रही है। कहने का अर्थ यह हुआ कि तत्वों के जो गुण हैं वह उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ना कि उनके परमाणु द्रव्यमान के। इस कथन को हम आधुनिक आवर्त नियम कहा करते हैं। ध्यान रखिएगा, आधुनिक आवर्त नियम में हमने तत्वों के गुणों को उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन बताया है, जबकि मेंडलीव के आवर्त नियम में जो तत्वों के गुण थे वह उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन थे। तो इस आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर कुछ इस तरह से व्यवस्थित किया गया। इसे हम आधुनिक आवर्त सारणी कहा करते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित है। यहाँ पर तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार जमाया गया है। अगर आप इस आधुनिक आवर्त सारणी में देखें तो समूहों की संख्या यहाँ पर 18 है। पहला समूह, दूसरा, तीसरा और इस तरह से यह 18वां समूह। और अगर हम आवर्त की बात करें तो आवर्तों की संख्या जो है यहाँ पर 7 हुआ करती है। इस आवर्त सारणी में तत्वों को अलग अलग ब्लॉक में वर्गीकृत किया गया है। जैसे सबसे पहले आपके पास में एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में ऐसे तत्वों को रखा गया है जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एनएस उपकोष में प्रवेश करता है। और अगर हम एनएस उपकोष की बात करें तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन उसमें रखे जा सकते हैं और यही कारण है कि एस ब्लॉक में वर्गों की संख्या 2 है। पहले वर्ग में जो उपस्थित तत्व है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है। और दूसरे जो समूह में उपस्थित तत्व है उन्हें हम क्षारीय मृदा धातु कहा करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के दाईं ओर अगर हम देखें तो पी ब्लॉक उपस्थित है। यह ऐसे तत्व है जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो एनपी उपकोष में प्रवेश करता है। चूंकि एनपी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन डाले जा सकते हैं, इसलिए पी ब्लॉक में आपको 6 समूह या वर्ग दिखाई देते हैं। यह है आपके पास में समूह नंबर 13, जिसको हम बोरोन परिवार भी बोलते हैं, जिसमें बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम उपस्थित है। उसके बाद में ग्रुप नंबर 14 जिसे कार्बन परिवार भी बोला जा सकता है। ग्रुप नंबर 15 जिसे नाइट्रोजन परिवार या निकोजेंस कहा जा सकता है। और ग्रुप नंबर 16 जो कि ऑक्सीजन परिवार, इन्हें हम चाल्कोजेंस भी कहा करते हैं। और ग्रुप नंबर 17 यह हेलोजन परिवार, हेलोजन का अर्थ है लवण बनाने वाले तत्व। ग्रुप नंबर 18 इसमें अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस से उपस्थित है। सामान्य स्थिति में अक्रियाशील होने के कारण इन्हें हम अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस भी कहा करते हैं। एस ब्लॉक तत्वों और पी ब्लॉक तत्वों को मिला करके हम मुख्य समूह के तत्व कहा करते हैं। इन्हें मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है। अगले ब्लॉक की बात करते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में उपस्थित है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में ऐसे तत्व उपस्थित होते हैं जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन n-1d कक्षक में प्रवेश करता है। इन तत्वों को हम संक्रमण तत्व भी कहा करते हैं क्योंकि यह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में उपस्थित होते हैं। इसके बाद में आवर्त सारणी में नीचे की तरफ उपस्थित होता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक तत्वों को हम आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा करते हैं और इनमें जो आखिरी इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वह n-2f कक्षक में प्रवेश करता है। जो एफ ब्लॉक है उसको ध्रुव
दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी को हम लैंथेनाइट श्रेणी कहा करते हैं और दूसरी श्रेणी को हम एक्टिनाइट श्रेणी कहा करते हैं। इसी तरह से डी ब्लॉक को भी हमने कुछ श्रेणियों में विभाजित किया है। जैसे सबसे पहले स्कैंडियम से जिंक तक की जो श्रेणी है उसको 3D श्रेणी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आखिरी इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में प्रवेश करता है। नीचे वाली जो श्रेणी है उसे 4D श्रेणी और फिर 5D और 6D श्रेणी कहा जाता है।